My name is Madhkur. I am assistant professor at Krishna Engineering College, Ghaziabad. In previous lecture, we discussed what JSP, okay, how to create JSP, है ना. JSP की फंक्शनलिटी क्या होती है, कैसे JSP वर्क कर रहा है, JSP की लाइफ साइकिल क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की, राइट. तो अब ये देखते हैं कि JSP के पास और भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्या होता है JSP में, ठीक है. स्क्रिप्टिंग आप ऑलरेडी कर चुके हो, उसको देख लेते एक बार. और एंड स्टैंडर्ड एक्शंस क्या क्या हैं, एक्शंस क्या क्या हैं JSP के पास, ठीक है. तो पहले स्टार्ट करते हैं इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट से कि इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये रिलेट किससे कर रहा है आपको, जावा से, राइट. कहाँ किससे रिलेट कर रहा है ये, जावा से. कहीं ना कहीं आपको रिलेट किससे कर रहा है, जावा से. क्या, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स. अब इम्प्लिसिट वर्ड हो रहा है, इसका मतलब है इंटरनली, राइट है. इंटरनली मतलब आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको अवेलेबल है सारी चीज़ें, ठीक है. तो दीज ऑब्जेक्ट्स आर द जावा ऑब्जेक्ट्स दैट द JSP कंटेनर मेक्स अवेलेबल टू डेवलपर्स इन ईच पेज एंड द डेवलपर कैन कॉल देम डायरेक्टली विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड. अब आप ऐसे समझो कि ये वो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि वो जावा ऑब्जेक्ट्स हैं. जैसे कि आपको याद होगा हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट जनरली हम सर्वलेट में यूज़ कर रहे थे, क्या बोलो. सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, सर्वलेट रिस्पॉन्स, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, राइट ना, जो रिक्वेस्ट नाम से था, है ना. कौन से, क्या, जैसे हमने HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट ऐसे करके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे थे हम लोग. किस नाम से था वो, रिस्पॉन्स नाम से. ऐसे करके हम लोग कर रहे थे वर्क, ठीक है. तो JSP के लिए उन्होंने इम्प्लिसिटली क्या किया, जावा के ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करा दिए हैं. किसको, डेवलपर्स को. जैसे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिक्वेस्ट. इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिस्पॉन्स. क्या, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. जैसे कि प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग तो वैसे करते हैं, लेकिन जनरली क्या लिखा आता है आपको, आउट दिखाई देगा, राइट. तो ये वो ऑब्जेक्ट हैं जो अवेलेबल है किसके लिए, JSP के लिए. और JSP अवेलेबल कराता है किसके लिए, डेवलपर्स के लिए. और डेवलपर्स को लिखने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्टली आप उसको कॉल कर सकते हो अपने प्रोग्राम में. किसमें, JSP में डायरेक्टली कॉल करो. और JSP इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स. ऑब्वियसली वेरिएबल्स होते हैं. ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो हम लोग रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं, एक है ना, क्लास का नेम देन रेफरेंस वेरिएबल. तो वो रेफरेंस वेरिएबल ही तो हमारा ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, उसी का यूज़ करके ही तो हम अपने प्रोग्राम में, है ना, अपनी एप्लीकेशन में फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराते हैं, राइट. यही तो करते हैं हम लोग, ठीक है. तो क्या है, कुछ 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं जो JSP क्या करता है, सपोर्ट्स करता है. क्या सपोर्ट करता है, क्या, 9 ऑब्जेक्ट्स को. अब एक एक करके डिस्कस करेंगे इनके बारे में भी. सबसे पहले आता है हमारा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट. क्या, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जो मैं अभी आपको बता रहा था. द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ जावा एक्स डॉट सर्वलेट HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट. क्या, किसका इंस्टेंस है, यानी किसका ऑब्जेक्ट है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का. क्या है वो, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, जो क्या होगा आपको अवेलेबल है. आप डायरेक्ट क्या करो, आपको रिक्वेस्ट अगर ट्रांसफर करनी है, रिक्वेस्ट करने किसी भी रिसोर्सेज की, आप डायरेक्टली क्या रखो, रिक्वेस्ट डॉट उसका नाम, ठीक है, मेथड का नाम. आप डायरेक्टली मेथड रन करा सकते हो. और इनके पास कई सारे मेथड्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी, ओके. Each time a client requests a page, the JSP engine creates a new object to represent that request. मतलब क्या है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, जावा का जो ऑब्जेक्ट है वो इम्प्लिसिटली अवेलेबल है किसके पास, JSP कंटेनर के पास. उसको आप यूज़ करो, आप अपनी रिक्वेस्ट जनरेट करो, है ना. और उसको कौन हैंडल कर लेगा, JSP इंजन हैंडल करेगा उसको. बात समझ आई. फिर दूसरा आता है हमारे पास रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट. कौन सा ऑब्जेक्ट भाई, रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी वही होता है, क्या, किसका ऑब्जेक्ट है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है. किसका, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है. ये टर्म्स बार बार यूज हो रही हैं क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जो JSP फाइल है वो किसमें ट्रांसलेट हो रही है, सर्वलेट में. और सर्वलेट में इन ऑब्जेक्ट्स का बहुत रोल है, क्योंकि सर्वलेट में अगर रिक्वेस्ट आ रही है तो इसके थ्रू हैंडल हो रही है, रिस्पॉन्स अगर डिलीवर्ड हो रहा है तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के थ्रू डिलीवर्ड हो रहा है. तो क्या है कि ये जरूरत है इनकी, और आप अपने प्रोग्राम में लिख सकते हो. Just as the server creates the request object, it also create an
रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट टू द क्लाइंट। बात समझ आई? यानी कि ये इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जावा के ऑब्जेक्ट्स हैं जो मतलब ऑलरेडी इंटरनली अवेलेबल है। किसके लिए? डेवलपर्स के लिए। डेवलपर इसको यूज़ कर सकता है अपने प्रोग्राम में बहुत ही ईजिली। नेक्स्ट बात करते हैं द आउट ऑब्जेक्ट। तीसरा हमारे पास क्या आया? आउट ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा आपने कहाँ लिखा था ये? प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू, फिर आप किस पे बात कर रहे थे? रिस्पॉन्स डॉट RES यानी रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। तब आप उससे क्या कर रहे हैं? अपने कंटेंट को डिस्प्ले कर रहे थे। किसके? इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। यूजर्स को शो करने के लिए आप क्या कर रहे थे? प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट ले रहे थे आप। ठीक है, तो प्रिंट राइटर का आउट नाम का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है टू यूज इन JSP प्रोग्राम। तो आपको अगर कुछ भी डिस्प्ले करना है तो आप इस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। तो द आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ JSP राइटर। आपको यहाँ दिख रहा होगा किसका? JSP राइटर। बट क्योंकि ये एक्चुअल में है क्या? है तो उसका ही, प्रिंट राइटर का ही, बट अवेलेबल किसके लिए? JSP राइटर के लिए। तो इज यूज टू सेंड कंटेंट इन अ रिस्पॉन्स। सिंपल है। और बल्कि क्या है? JSP राइटर ऑब्जेक्ट कंटेंट मोस्ट ऑफ द सेम मेथड एज java.io.printWriter। सेम इसी के ही है। ठीक है, बट कन्वर्ट कर दिया JSP राइटर में, बट सारे सेम मेथड हैं। ऑलमोस्ट सारे मेथड जो प्रिंट राइटर के पास हैं वो सारे किसके पास हैं? आपके JSP राइटर के पास भी है। तो आउट ऑब्जेक्ट आपको समझ आ गया किसके लिए यूज हो रहा है? रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, बट ये क्या है? आउट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास द सेशन ऑब्जेक्ट। कौन सा? द सेशन ऑब्जेक्ट। सेशन ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्वियसली आपको सेशन से वर्ड समझ में आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? आप सेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो इट इज ऑल्सो एन इंस्टेंस ऑफ HTTP सेशन। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देखना, HTTP सेशन को मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों हम HTTP सेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि HTTP क्या होता है? बताओ। हाँ, कोई भी हमारा स्टेटलेस, मतलब कोई भी स्टेट सेव नहीं करता है, मतलब स्टेटलेस होता है। तो स्टेटलेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेशन मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तब हमारे एग्जिस्टेंस में क्या आया? HTTP सेशन। एंड इट बिहेव्स एग्जैक्टली द सेम वे दैट सेशन ऑब्जेक्ट बिहेव अंडर द जावा सर्वलेट। सेम तरीके से ही बिहेव करता है जैसा यहाँ करेगा। तो क्या इसलिए यूज हो रहा है? इट इज यूज टू ट्रैक क्लाइंट सेशन बिटवीन क्लाइंट रिक्वेस्ट। आपको पता तो चल जाए कि यूजर नया है, पुराना है ना? कौन सा यूजर है, कैसी रिक्वेस्ट है, किस यूजर से आ रही है, आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। एटलीस्ट आप उसको ट्रैक कर सको। ठीक है, तो सेशन ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है। फिर आता है हमारा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। कौन सा? द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट। द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट रैपर अराउंड द सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के फॉर द जनरेटेड सर्वलेट एंड इन रियलिटी एन इंस्टेंस ऑफ जावा एक्स सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। मतलब क्या है? ये उसकी इंफॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है। किस लिए? सर्वलेट के लिए। नेक्स्ट द कॉन्फिग ऑब्जेक्ट। ये सारे ऑब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो किसमें? सर्वलेट के पार्ट में सारे पढ़ चुके हो, बट यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं कि बट इनको ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड कराई गई है क्योंकि आप HTML का कोड जावा का कोड HTML के अंदर लिख रहे हो, है ना? तो कॉन्फिग ऑब्जेक्ट जो होता है इज एन इंस्टेंशिएशन ऑफ जावा एक्स सर्वलेट config and it is a direct wrapper around servlet config object to for the generated servlet। उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए .xml, मतलब हम उसकी मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक, ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखें, द पेज कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा कौन सा आता है हमारे पास? 7th नंबर पे है क्या? पेज कॉन्टेक्स्ट। द पेज कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ पेज कॉन्टेक्स्ट। कौन सा? JSP पेज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और ये किस लिए यूज होता है? टू रिप्रेजेंट एंटायर JSP पेज। जो पूरा JSP पेज होता है ना, उसको इसी के थ्रू ऑब्जेक्ट की तरह आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कौन सा, किसका ऑब्जेक्ट है? कौन सा ऑब्जेक्ट? पेज कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसके और भी, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन से इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं JSP में यूज़ करने के लिए, जो कि जावा के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हमारे पास 7th वाला कौन सा आया? द पेज कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है 8th नंबर पे द पेज ऑब्जेक्ट। विच वन? The page object। तो this object is an actual reference to the instance of the page। यानी कि ये किसका रेफरेंस है? एक्चुअल रेफरेंस किसका? टू द इंस्टेंस ऑफ द पेज। जो पेज आप JSP का बना रहे हो, तो ये क्या करता है? ये एज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है किसको? एंटायर JSP पेज को। तो उसके लिए हमारे पास क्या अवेलेबल होना चाहिए? पेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, 9th वन
वेरी इंपॉर्टेंट वन, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। ये तो आपको पता ही होगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज होता है कि जब भी कोई एरर आता है ना, तो आप क्या करो, अपने एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को रन करा के रखो, जिससे कि क्या होगा कि जब भी कोई भी एरर होगा, एक्सेप्शन होगा, वो थ्रोन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये अब आपको ये सारे 9 के 9 समझ आ गए। हमारे पास कौन कौन से इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट थे, 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टैंडर्ड एक्शंस इन जेएसपी, यानी कि हमारे पास एक्शंस क्या क्या है और एक्शंस क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, नीड क्यों है एक्शंस की, है ना। एक्शंस तो हैं हमारे पास, बट एग्जिस्टेंस क्या है, हम देखना पड़ेगा ना। हमारे पास एक्शंस के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, जानकारी तो लेनी पड़ेगी ना। तो एक्शंस यूज टू कंस्ट्रक्ट XML syntax to control the behavior of the servlet engine। मतलब आप जब भी JSP का कोड लिखते हो, यानी है ना, तो उस JSP पेज को वो ट्रांसलेट किस में किया जाता है, सर्वलेट में। तो सर्वलेट के लिए क्या, मैपिंग के लिए क्या बनाते हैं हम, हाँ, web.xml फाइल। और XML फाइल के अंदर क्या होता है, वो उसका बिहेवियर होता है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उससे क्या होता है, तो यही जो एक्शंस हैं वो क्या कर रहे हैं, XML सिंटैक्स में कंट्रोल, क्या बिहेवियर, जो सर्वलेट इंजन का बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। मतलब एटलीस्ट हम अगर ये वाले एक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो सामने वाला सर्वलेट इंजन है वो पहचान पाए कि एक्चुअल में व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड, और उसका क्या बिहेवियर है, क्या प्रॉपर्टीज़ है उसकी, इसलिए हम लोग एक्शंस की बात करते हैं। तो अभी क्या है, डायनामिकली इंसर्ट अ फाइल, रीयूज जावा बीन्स कंपोनेंट, फॉरवर्ड द यूजर टू अनदर पेज, जनरेट HTML फॉर द जावा प्लगइन्स, है ना। तो इस तरीके के आप वर्क कर सकते हो, डायरेक्टली आप फाइल को इंसर्ट करा दो, आपको उसको पता लग जाएगा कि हाँ इसका बिहेवियर, मतलब इसके साथ एक फाइल अटैच्ड है, जावा बीन्स का यूज़ हो रहा है, फॉरवर्ड कर रहे हो आप यूज़र की रिक्वेस्ट को या यूज़र्स को टू अनदर पेजेस, है ना, HTML जनरेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, इसके ये बिहेवियर कंट्रोल करने के लिए कंस्ट्रक्ट्स हैं। ठीक है, किसमें, XML सिंटैक्स में, और उससे क्या होगा, सर्वलेट इंजन रीड करेगा और उसको समझ में आ जाएगा। देयर इज ओनली वन सिंटैक्स फॉर द एक्शन एलिमेंट, क्या है, JSP, आपको लिखना है कॉलन देन एक्शन का नेम, जो एक्शन आप परफॉर्म करो। अभी देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एक्शंस अवेलेबल है। उसके बाद एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू। ये क्या है, कॉमन सिंटैक्स है, क्या, विच वन, कॉमन सिंटैक्स। आपको ऐसे ही लिखना ही है, कोई सा भी अगर एक्शन यूज कर रहे हो तो JSP कॉलन एक्शन का नाम यहाँ आ जाएगा और उसके एट्रीब्यूट का नाम, उसकी वैल्यू। ठीक है, और एक्शन बेसिकली क्या है, हमारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं, एलिमेंट्स। There are two attributes that are common to all actions, ID and scope। उसकी एक तो ID होगी, यूनिक ID, जिससे वो आइडेंटिफाई होगा, और दूसरा हमारे पास क्या आता है, स्कोप। स्कोप एट्रीब्यूट के पास भी 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं बस, क्या, या तो वो पेज लेगा, या वो रिक्वेस्ट करेगा, या वो सेशन की बात करेगा, या फिर वो एप्लीकेशन की बात करेगा। इसके अलावा उसके पास कोई वैल्यूज़ नहीं होती। और मतलब अगर आप एट्रीब्यूट, स्कोप एट्रीब्यूट ले रहे हो तो उसमें आप इन 4 वैल्यूज़ के अलावा और कोई वैल्यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके पास 2 कॉमन एक्शंस, कॉमन एट्रीब्यूट है, क्या, ID एंड स्कोप। ID यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, स्कोप उसका बिहेवियर दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये सिंटैक्स आपको समझ में आ गया होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे वर्क करता है ये सिंटैक्स। ठीक है, अब आते हैं इस एक्शंस की बात करते हैं, कौन कौन से एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास आता है JSP इंक्लूड एक्शंस। कौन सा, JSP इंक्लूड एक्शंस, JSP इंक्लूड एक्शन। तो दिस एक्शन लेट यू इंसर्ट फाइल्स इनटू द पेज बीइंग जनरेटेड। ये फाइल इंसर्ट कराने के लिए यूज होता है, इसका नाम ही इंक्लूड रखा है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फाइल को इंसर्ट करा सकते हो। सिंटैक्स क्या है इसका, इंक्लूड एक्शन का नाम, इसके एट्रीब्यूट्स क्या है, पेज, उसके बाद उसका URL, जो इस फाइल को आपको इंक्लूड कराना है उसका URL आएगा यहाँ पे, फ्लश ट्रू या फॉल्स। फ्लश क्या कह रहा है, उसके आउटपुट को की बिहेवियर को शो करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे ये एग्जांपल है, JSP इंक्लूड पेज date.jsp, मैंने एक फाइल इंक्लूड कर दी, कौन सी है, date.jsp, फ्लश कर दिया ट्रू, उसका बिहेवियर क्या बना दिया, फाइल का आउटपुट ट्रू, इट कैन बी विजिबल। तो हो गया, ये हमारा एग्जांपल हो गया इंक्लूड का। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे यूज बीन। यूज बीन एक्शन, तो द सिंपलेस्ट वे टू लोड अ बीन इज एज फॉलो, क्या, JSP यूज बीन, उसकी ID, उसका नाम, क्लास और क्लास का नाम, यानी कि उसकी क्लास फाइल। तो अगर बीन लोड हो गया तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर भी, फेच भी कर सकते हो।
ठीक है, टू मॉडिफाई एंड टू रिट्रीव द बीन प्रॉपर्टीज। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पता चल गया आपका बीन क्या हो गया, लोड हो गया, आपने क्या किया, बीन एक्शन, यूज बीन एक्शन का यूज़ किया अपनी फाइल में, उसकी आईडी दे दी जो थी उसका क्लास का नाम, जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हो बीन, तो जैसे ही होगा इसकी आप प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई कर लो और या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को फैच कर लो। ये क्या है हमारा, अब दूसरा वाला क्या निकला हमारा, यूज बीन एक्शन। ठीक है, बात समझ आई। नेक्स्ट देखें, थर्ड, जेएसपी सेट प्रॉपर्टी। अभी इसकी जिस वो हम बात कर रहे थे, प्रॉपर्टी सेट करने वाला किसके लिए है, ये यूज बीन के लिए। ठीक है, तो सेट प्रॉपर्टी क्या करता है, सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बीन। जैसे एग्जाम सिंटेक्स देखते हैं, सेट प्रॉपर्टी उसका नाम माई नेम रख दिया मैंने, और प्रॉपर्टी क्या रख दी, सम कुछ भी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो जो आपको लगता है कि दिस इज बीन। ठीक है, ऐसे गेट प्रॉपर्टी की बात करें, टू फैच द प्रॉपर्टी, टू रिट्रीव द वैल्यू ऑफ अ गिवन प्रॉपर्टी, वैल्यूज को रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है हमारे पास, जिसकी वैल्यू, जिसकी प्रॉपर्टी रिट्रीव करनी है, मान लो माई नेम की, तो उसके वो और उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देनी है, क्या रिट्रीव करना चाहते हो आप, कौन सी वैल्यूज, ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज लेना चाहते हो। बात समझ आई, इसको एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझते हैं। तो हमारे पास 4 हो गए। ठीक है, इंक्लूड, यूज बीन, सेट प्रॉपर्टी, गेट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ दीज एक्शंस वर्क। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या लिया मैंने यहाँ पे, ये यूज़ किया है, क्या यूज बीन, उसकी आईडी मैंने टेस्ट रखी, क्लास मैंने ले ली उसके एक्शन डॉट टेस्ट बीन नाम की, फाइल का नाम क्या आ गया, क्लास फाइल एक्शन डॉट टेस्ट बीन। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आ गया। अब क्या करना है, उसकी प्रॉपर्टी अगर आप सेट करना चाहते हो तो मैंने उसकी क्या नेम क्या रख दिया, टेस्ट, और उसकी प्रॉपर्टी में क्या डाल दिया, मैसेज, और वैल्यू लिख दिया हेलो जेएसपी। प्रॉपर्टी का मतलब है उसके मैसेजेस, है ना, उसके बिहेवियर। तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी मैसेज हेलो जेएसपी, उसको मैंने क्या किया, वैल्यू दे दी, और जब भी ये रन होगा तो आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा, आपकी वैल्यू को आप फैच कर सकते हो और देन यू कैन डिस्प्ले इट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे गेट प्रॉपर्टी है, गेट प्रॉपर्टी जब मैं रन कराऊंगा तो सेम, ठीक है, वो वैल्यू अपने आप दे देगा आपको इसकी। जब भी आप प्रॉपर्टी को फैच करोगे, उसकी वैल्यू फैच करोगे, तो आप जब ऐसे रन कराओगे तो इसकी जो वैल्यू थी ना वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। किससे, गेट प्रॉपर्टी से। सेट प्रॉपर्टी से मैंने उसकी वैल्यू सेट करी, क्या, हेलो जेएसपी। पहले मैंने यूज बीन से बीन यूज किया, कौन सा, एक्शन डॉट टेस्ट बीन। ठीक है, फिर मैंने उसकी प्रॉपर्टी सेट करी, यानी उसकी वैल्यू सेट करी, क्या, हेलो जेएसपी, और उसको प्रॉपर्टी क्या दी थी, मैसेज। फिर मैंने उसकी प्रॉपर्टी और उसका नेम को यूज करके मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू को फैच कर लिया। कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो जो वैल्यू आएगी वो आउटपुट में क्या मिलेगी हमें, हेलो डॉट, सॉरी डॉट नहीं, हेलो जेएसपी, हेलो जेएसपी, हेलो जेएसपी। ठीक है, डॉट डॉट, ये आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ आई, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ गया होगा ये चीज़ है। नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट 5th नंबर पे आता है हमारे पास फॉरवर्ड एक्शन। क्या, फॉरवर्ड। अब आपको फॉरवर्ड से समझ में आ रहा है, जब भी हम फॉरवर्ड की बात करते हैं तो जाहिर हो सकता है कि हम रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर रहे हो, किस पे, दूसरे रिसोर्सेज पे। जैसे अभी मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में जाना, उसमें देखा था क्या हम क्या कर रहे थे, क्या हम दूसरे सर्वलेट पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे थे, या फिर हम जेएसपी पे जेएसपी पेज पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे थे, या फिर हम एचटीएमएल कोड पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, जेएसपी फॉरवर्ड जो ये है एक्शन, वो क्या करता है, टर्मिनेट द एक्शन ऑफ द करंट पेज एंड फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट ऑफ टू अनदर रिसोर्सेज। और रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, जेएसपी पेज हो सकता है, जावा सर्वलेट हो सकता है, स्टैटिक पेज, कोई एचटीएमएल पेज हो सकता है। ठीक है, करंट एक्शन जो भी परफॉर्म हो रहा है उसको टर्मिनेट कर देगा करंट पेज का, और उसको उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको फॉरवर्ड कर देगा द आस्क्ड रिसोर्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई यहाँ तक, क्योंकि नेम ही सजेस्ट कर रहा है फॉरवर्ड, तो आपको बस फॉरवर्ड पे ध्यान देना, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो जेएसपी फॉरवर्ड पेज, उसका यूआरएल, जिस यूआरएल क्या है, जहाँ फॉरवर्ड करनी है, एटलीस्ट आपको उसका स्पेसिफिक पाथ तो देना पड़ेगा ना, यूआरएल तो देना पड़ेगा ना, आप कहाँ फॉरवर्ड करना चाहते हो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, बहुत ईजी सा है ये भी। फिर आता है जेएसपी प्लगइन। क्या, जेएसपी प्लगइन, इसके बारे में देखते हैं। द प्लगइन एक्शन इज यूज्ड टू इंसर्ट जावा कंपोनेंट इनटू जेएसपी पेज। प्लगइन का मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे हम लोग ब्राउजर में यूज़ करते हैं प्लगइन, जैसे कि आपने डाउनलोड मैनेजर का प्लगइन ले लिया,
है ना, या आपने एप्लेट का प्लगइन ले लिया, तो ये प्लगइन्स होते हैं, एडिशनल फंक्शनलिटी मिल जाती है हमें उसमें, अपने पेज पे ऐड ऑन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो जावा कंपोनेंट को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है इनटू जेएसपी पेज। इट डिटरमाइन द टाइप ऑफ ब्राउजर एंड इंसर्ट द ऑब्जेक्ट और एम्बेड टैग्स आर नीडेड। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पहली बात तो उसको पता होना चाहिए कौन सा टाइप का ब्राउजर क्या आप यूज़ कर रहे हो, है ना, उसके हिसाब से ही तो आपको वो प्लगइन देगा, एम्बेड करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। ऐड ऑन करने के लिए आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लगइन के पास क्या बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बट जो परम है कैन आल्सो बी यूज टू सेंड पैरामीटर टू द एप्लेट और बीन। बेसिकली होता क्या है ना, एट्रीब्यूट तो बहुत सारे हैं, बट जनरली होता क्या है कि परम का हमने ज़्यादा स्पेसिफिक यूज़ देखा है, जो कि हमारे एलिमेंट को सेंड करने के लिए, ये वाला सेंड करने के लिए पैरामीटर टू द एप्लेट और बीन, यानी कि जो एप्लेट या बीन को अगर हम कोई पैरामीटर सेंड करना चाहते हैं तो हम परम टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्लगइन से बस ऐसा समझिए कि प्लगइन का मतलब है कि आपको कोई भी जावा कंपोनेंट एक्सटर्नली या अलग से ऐड करना है, तो आप किसका यूज़ करोगे, जेएसपी प्लगइन एक्शन का, ठीक है। एग्जांपल है यहाँ पे देखते हैं, जैसे प्लगइन टाइप मैंने एप्लेट को ऐड किया, उसके बाद कोड बेस कोड और मैंने उसकी क्लास लिख दी, उसका विड्थ और हाइट दोनों लिख दिया एप्लेट का, ठीक है। परम में मैंने क्या किया, फॉन्ट कलर रेड, ठीक है, और बैकग्राउंड में मैंने ब्लैक डाल दिया, पैरामीटर सेट कर दिए ना मैंने उसके, क्या सेट करे पैरामीटर्स, कि उसका कलर डाल दिया मैंने, फॉन्ट कलर क्या रेड, और बैकग्राउंड कलर क्या डाल दिया ब्लैक, और मैंने क्या ऐड किया, क्या प्लगइन किया इसमें, एप्लेट। तो ये तो इजी है, आपको समझ आ गया होगा, क्या ऐड किया, एप्लेट, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आता है हमारे पास द जेएसपी एलिमेंट, जेएसपी एट्रीब्यूट एंड जेएसपी बॉडी। अब ये तीनों ना एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, जेएसपी एलिमेंट, जेएसपी एट्रीब्यूट एंड जेएसपी बॉडी। अब इन तीनों के बारे में देखते हैं कैसे है, क्या है, क्यों। तो क्या होता है, दीज एक्शंस आर यूज्ड टू डिफाइन एक्सएमएल एलिमेंट्स डायनामिकली, ठीक है, क्योंकि एक्सएमएल एलिमेंट क्या कर रहा है, वही तो क्या कर रहा है कि बिहेवियर शो कर रहा है, किसके लिए, सर्वलेट के लिए, ठीक है। द वर्ड dynamically is important because it means that the XML element can be generated request time rather than statically at compile time। मतलब आपको जरूरत नहीं है कि पहले से आप compile time पे उसको पहले लिख के रखो, आप चाहो तो रन टाइम पे भी उसमें चेंजेस ला सकते हो, XML एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है, डिफाइन कर सकते हो, किस में, अपने JSP पेज पर, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, ठीक है। जब मन करे तब ऐड करो, जब मन नहीं करे मत ऐड करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बात समझ आई। तो जैसे JSP एलिमेंट, इसकी बात करते हैं, नेम मैंने क्या डाल दिया, XML एलिमेंट ऐड कर लिया, क्या एलिमेंट समझ आ रहा है ना, XML जब हम लोग XML कोड करते हैं तो उसमें हम लोग उसके एलिमेंट लिखते हैं, फिर उनको हम लोग क्यों, और वो प्री डिफाइंड नहीं होते हैं, यूज़र डिफाइंड होते हैं ना, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। एट्रीब्यूट क्या दे दिया उसको मैंने, XML एलिमेंट ATTR, ठीक है। उसके बाद बॉडी, XML बॉडी, सिंपल बॉडी फॉर XML एलिमेंट, एक मैसेज दे दिया। तो ये क्या है कि आप अपने हिसाब से एलिमेंट चूज़ करो, उसका नेम चूज़ करो, ठीक है, उसका एट्रीब्यूट आप अपने हिसाब से चूज़ करो, और उसकी बॉडी भी आप अपने हिसाब से ही चूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्या काम कर रहा है XML जनरली क्या करता है, स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, ट्रांसफ़र करता है, XML का काम यही तो होता है। इसलिए XML के बाद अपने यूज़र डिफाइंड टैग भी होते हैं, तो ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है हमें, क्योंकि XML परफेक्टली वर्क कर जाता है। बट XML का रोल इसलिए है क्योंकि जब भी हम JSP या हम जब सर्वलेट लिख रहे हैं तो हमारे पास हमें एक XML फाइल बनानी होती है जो हमें मैपिंग करने के काम करती है, क्योंकि जब हम लोग HTML कोड के साथ अगर सर्वलेट की मैपिंग करें तो हमें बीच में इंट्रूडर की ज़रूरत पड़ती है जो कि ट्रांसफ़र करता है इन्फॉर्मेशन को, है ना। कौन होता है वो, हमारा XML फाइल। तो जनरली सर्वलेट में कौन सी फाइल मिलती है, web.xml बाई डिफ़ॉल्ट। कौन सी फाइल होती है बाई डिफ़ॉल्ट, web.xml फाइल। इसमें क्या होता है, इसमें मैपिंग्स होती हैं, नाम होता है फाइल का, सर्वलेट का नाम होता है, मैपिंग होती है उसकी विद HTML कोड। बात समझ आई यहाँ पर। तो ये तीनों टैग एक साथ वर्क करते हैं, तो इसीलिए मैंने एक साथ लिख दिए थे यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हमारे पास 9 एक्शंस हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी जल्दी। फिर आता है हमारे पास 10th, क्या, टेक्स्ट एक्शन। विच वन, टेक्स्ट एक्शन। तो JSP text action can be used to write the template text in JSP pages and documents। सिंपल है, अगर आपको कोई टेम्पलेट टेक्स्ट लिखना है JSP पेजेस पर, है ना, या कोई डॉक्यूमेंट राइट करना है, तो आप डायरेक्टली क्या करो, टेक्स्ट
एक्शन का यूज़ करो, डायरेक्टली यू कैन राइट द टेक्स्ट इन द JSP पेजेस, ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है ज़्यादा कुछ लिखने की। बट इसका यूज़ जो होता है ना वो इस तरीके से, यानी इसका जो सिंटेक्स की बात करूँ मैं, तो JSP टेक्स्ट ये एक्शन की सिंटेक्स है और उसके अंदर टेम्पलेट का डेटा जो आप इंसर्ट करना चाहते हो। जैसे आपको याद होगा जब हम लोग क्या HTML या XML लिखते हैं तो हम लोग ना ये यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन जो बनाते हैं DTD, तो हम लोग ये ना टॉप पर लिख के रखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल होता है बट आप ज़रूरत नहीं है आपको लिखना, ये वैसे पता लग जाता है कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट है ना। तो ये एक मैसेज है, अगर आप इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो आप इसका यूज़ करके आप लिख सकते हो ईजिली। किसमें? JSP पेजेस में। इसका सिंपल इतना ही यूज़ है। तो होता क्या है, जब भी हम लोग डॉक टाइप यूज़ करते हैं तो हम इस पर्टिकुलर एक्शन का यूज़ करना ही पड़ता है हमें, क्योंकि डॉक टाइप लिखने के लिए हमें JSP टेक्स्ट का यूज़ करना है और JSP टेक्स्ट हमें क्या करेगा, वो मैसेज शो कर देगा। कहाँ पर करेगा? हाँ, JSP पेजेस पर। फिर हमें कोई टेंशन ही नहीं है, ईजिली हमारा वर्क हो जाएगा। तो अभी तक हमने JSP के बारे में सारा इतना कवर कर लिया है। तो एक लेक्चर और है अभी, ठीक है, बचा हुआ है। उसमें हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है, सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा उसमें वर्क करने की ज़रूरत हमें ज़्यादा है नहीं, क्योंकि कभी उसमें हम कस्टम टैग की भी बात करेंगे, है ना। देखते हैं उसमें कैसे हम डायरेक्टिव्स की भी बात करेंगे, डायरेक्टिव्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक, थैंक यू।